वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। आपने अब तक क्लासेस में क्या पढ़ा था तो ज्वाइन करवा देता हूं। आपने अब तक क्लासेस में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में 12 तक परसों सॉल्व किया था, 12 की आज हमने कल सॉल्व किया था और शायद 13 हमने कर भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आधा पार्ट कर चुके हैं और आधे पार्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने लाइव क्लास कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन अब हम लोग वापस से आ चुके हैं आपके वीडियो क्लासेस में। और इस क्लास में हम लोग जो छूटे हुए पार्ट थे, जो कल रुक गया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक हुआ था आइए उस पर बात करें। हम लोगों ने देखिए हम कंप्लीट किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 14 का आधा पार्ट, जिसमें क्या किया था कि दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव आवेश का निकाल लिया था। फिर उन्हीं दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर, उन्हीं दोनों आवेशों से मिलाने वाली रेखा के 10 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि 14 के बी में हम आ जाएं तो इसमें दोनों आवेश जो कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे, इनके मध्य बिंदु से तकरीबन 10 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग एक बिंदु P की कल्पना किए हुए थे, या फिर हमने क्यों लिया होगा, यहाँ पे P लिया होगा। इस चार्ज का नाम A और इस चार्ज का नाम B रखा था। यहाँ पर जो चार्ज आपका रहा होगा वो था 2.5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर जो चार्ज रहा होगा 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, याद। अब इसको आपने कर लिया ज्वाइन, ये लीजिए ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ A से लेके जो Q तक की डिस्टेंस है, A से Q तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है उसका नाम रख दीजिए आप। कितना आया था वो वैल्यू हमने निकाला था। ठीक है, आइए लिखा लेते हैं। तो वो वैल्यू आपकी आ चुकी अंडर रूट में, ये 15 था बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर था। ये 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप प्लस ये आपका 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली थी और वो आई थी 325। ठीक है, ये लगभग 18 का होता भी है। ठीक है, 18 का, तो ये 325 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते। तो ये रूट में आ गया 325 सेंटीमीटर और यही सेम आपका यहाँ पर भी आया होगा 325 सेंटीमीटर। ये दोनों डिस्टेंस, दोनों कर्ण जो है आ चुके हैं। हमने अब यहाँ के कारण यहाँ पर विभव और यहाँ के कारण मतलब बी के कारण क्यू पर विभव निकाल के जोड़ने को कहा था। ये आपका शायद हो गया होगा, ये कंप्लीटेड है, डन। ये डन पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि अगर आपको क्यू पर पोटेंशियल निकालना है क्यू पर, तो आप बीए निकालिए और प्लस बीबी निकालिए। बीए निकालिएगा तो इसके कारण यहाँ पे निकालेगा, डिस्टेंस से रखिएगा, और बीबी निकालेगा तो इसके कारण यहाँ पे निकालेगा, डिस्टेंस से रखिएगा। दोनों को निकाल के जोड़ देना है आपको। ये आप कर चुके हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसके भी सेकंड पार्ट पर। इसका एक पार्ट हम लोगों ने डन कर लिया है और इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं और वो निकालना है इसके रिश्ते कारण यहाँ पे विभव। तो उसके लिए हम मान ले रहे हैं कि इस वाली बिंदु का आधार के साथ जो झुकाव है वो थीटा मान लिया जाए, और यही सेम कि यहाँ से इसका जो झुकाव है आधार के साथ वो भी बच्चों क्या है, थीटा है। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो इस ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र इस पर काम करेगा वो हम निकालेंगे और वो आएगा क्या, तो हम लिखेंगे बिंदु ए के कारण क्यू पर वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों ये आएगा E A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली वैल्यू कितनी है 2.5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्यों ए लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। माइक्रोकूलम में -6 लिखना होगा। डिस्टेंस क्या है, रूट में 325 डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है तो आप चेंज करने के लिए इंटू 10⁻² का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा अलोंग द लाइन होगी। ऑफ कोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो ये अलोंग द लाइन, इसकी दिशा क्या होगी, ए टू पी हो गई, ए से पी की ओर हो गई। इसका नाम आप लिखिएगा वेक्टर ऑफ ई। सिमिलरली मैं अगर बात करूं, सिमिलरली इसी प्रकार मैं बात करूं बी के कारण, ठीक है, बी के कारण, तो इसका क्या होगा, तो बच्चों ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये आएगा। इसके कारण मैं बात कर रहा हूं तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इसी का सेम वैल्यू 325 इंटू 10⁻⁻2 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिखिएगा B2Q, तो ये B2Q हो गया, ये भी Q है B2Q, ये इधर होगा बच्चों B2Q, दोनों की दिशा आप देख रहे हो अलग अलग है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ऊपर का तो आपने नोट कर ही लिया, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि इसको रिजॉल्व कर दूंगा। ये वेक्टर ऑफ EB लिख दीजिएगा, वेक्टर ऑफ EB, ये भी वेक्टर ऑफ EA, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब इसको रिजॉल्व करने की बात आ गई है, जहां वेक्टर ऑफ EA तथा वेक्टर ऑफ EB के घटक क्रमशः समांतर ऐसे और लंबवत ऐसे टूटेंगे। तो ये वाला जो थीटा है बच्चों जरा ध्यान से देखें, कहां बनेगा, ये सेम थीटा यहां बनेगा, ठीक है, और यही सेम थीटा यहां भी बनेगा, दोनों सेम बेस से बने हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये आपने देख लिया एंगल, और ये बच्चों क्यू है, ये क्यू पॉइंट है। अब मुझे बताएंगे कि ये रिजॉल्व होगा, थीटा के साथ सटा हुआ घटक क्या होता है, EA cos थीटा, ये EA cos थीटा हो गया इधर की ओर, और EA का एक घटक जो थीटा से फ्री होता है ये वाला बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा EA sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली EB भी रिजॉल्व होगा, EB थीटा के साथ सटा हुआ, यहाँ पे क्या होगा EB cos थीटा, ठीक है, और इसका ऊपर घटक एक और मिलेगा EB sin थीटा। क्योंकि EA और EB अलग अलग है, EA और EB अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है, तो ये इसके साथ घटेगा, इसको कहते हैं आपका समांतर घटक, ठीक है, समांतर व लंबवत होंगे, ठीक है। आइए फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा देखें कि समांतर घटक में क्या होता है। समांतर घटक में बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ पैरेलल, यहां पे लिख दिया हमने, और यहां पर आप कर क्या सकते हैं, एक को एक से घटा दीजिए, मतलब वेक्टर ऑफ EA cos थीटा माइनस वेक्टर ऑफ EB cos थीटा। तो इसमें EA और EB ये वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे क्या था 325 इंटू 10⁻⁻4। ये रूट कहाँ गया तो आपको बता दूंगा कि रूट हट गया, स्क्वायर हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.5 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे क्या लिखेगा 325 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ और नीचे 325 इंटू 10⁻⁻4 और ऊपर क्या कॉमन हो जाएगा 10⁻⁻6 और ब्रैकेट के अंदर 2.5 माइनस 1.5, ठीक है। और ये cos थीटा बच्चों हमने यहाँ पे लिखना था, cos थीटा लिखना भूल गया था, ये इंटू में cos थीटा होगा, ठीक है, इंटू में cos थीटा, ठीक है, इंटू में cos थीटा कॉमन है। cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा। cos थीटा की वैल्यू इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार है बच्चों आपका 15 और कर्ण क्या है रूट में 325 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा सॉल्व और आपको मिल जाएगा एक समांतर घटक की वैल्यू, मतलब इसको समांतर घटक को हम कह सकते हैं EY, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों EY भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं ये समांतर है ना बच्चों, तो समांतर जो है उसको आप EX लिख दीजिएगा, EY ऊपर वाले को लिख देंगे। चलिए समांतर वाला हो गया। अब थोड़ा लंबवत वाले में भी बात कर लेते हैं। लंबवत वाला कौन सा है, ठीक है, पुनः लंबवत के लिए बच्चों आप लिखिएगा EY और इसको आप लिखिएगा ऐसे परपेंडिकुलर। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेगा, दोनों जुड़ जाएगा ऐसे। सिमिलरली मैं सोच रहा हूं कि आपको यही सब डायरेक्ट लिख दूं,
तो यही आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 325 इंटू 10 टू द पावर -4 और 2.5 प्लस हो जाएगा ये बच्चों, ये प्लस होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, साइन थीटा लिख देता हूं मैं और फिर अगले में आप साइन थीटा की वैल्यू रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 9 10 पावर 9 -6 अपॉन 325 इंटू 10 टू पावर -4 और ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 4 और इंटू ये 4 और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 10 है और हाइपोटेनियस क्या है 325 रूट में है, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व और ये सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में EX मिल गया और इक्वेशन नंबर 4 में EY मिल गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। अब इसकी और इसकी हमें सिर्फ बात करनी है, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं। अब मेरा काम इससे हो चुका है, अब मैं सब मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए मैं मिटा दिया, ये भी मिटा दिया मैंने, ठीक है, ये भी मिटा दिया, ये सब मिटा दीजिए, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अब परिणामी से मतलब है। अब हमें दो लोग मिले, इन दोनों में कौन बड़ा था, ये बड़ा था, तो ये लीजिए ये मिला इधर, ये बड़ा था तो दिशा इधर मिलेगी। अब आपको केवल इससे और इससे मतलब, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आपने नाम दे दिया EX और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका नाम दे दिया आपने EY। इन दोनों का परिणामी निकाला, इनका परिणामी जो होगा वो इधर ही कहीं होगा और इसका नाम आप रख दीजिएगा E, ठीक है। तो आप निकालिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, परिणामी। तो यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बच्चों कैसे निकालेंगे, इसको आप लिखेंगे E इज इक्वल टू अंडर में EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। दोनों लंबवत है तो आगे वाला टर्म तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे EX की वैल्यू जो आई होगी यहाँ से सॉल्व करके वो इधर रखिएगा और EY की वैल्यू जो आई होगी यहाँ रखिएगा। इसकी वैल्यू लगभग 18 होती है, 18 करके आप सॉल्व कर सकते हैं, 18.1 लगभग होता है। रख करके इधर सॉल्व करिएगा और इसकी भी वैल्यू आप सॉल्व करके यहाँ रखिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसकी दिशा निकालनी होगी, इसकी दिशा किससे, क्षैतिज से, तो उसको आप मान लीजिएगा अल्फा। तो दिशा निकालनी होगी तो आप लिखिएगा 10 अल्फा। अल्फा निकालने के लिए आपको लंब और आधार की जरूरत पड़ेगी। लंब किसको दिखाता है EY को और आधार किसको दिखाता है बच्चों EX को। तो 10 अल्फा बराबर हो जाएगा EY बाई EX। तो EY पता ही है और EX पता ही है, सब कट जाएगा, आराम से वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट सारे कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा 10, यहाँ पे बचने वाला है आपका 1 और नीचे बचेगा 4। तो कर लीजिएगा सॉल्व और आंसर इसका भी आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन बड़ा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर खुद से सॉल्व करेंगे अब इसको, ठीक है। और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, ठीक है। 15 क्या कह रहा है, आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोलीय चालक कोश पर आवेश क्यों है, ठीक है। खोल के केंद्र पर आवेश क्यों रखा जाता है, खोल के भीतरी और बाह्य पृष्ठों पर आवेश घनत्व क्या है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा जाए पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15 चैप्टर सेकंड का, ठीक है। अब चैप्टर सेकंड को बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इसमें हर क्वेश्चन का पहले डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, ये है हॉलो कोई स्फीयर, हॉलो कोई स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के कह रहा है बाह्य पृष्ठ पर कैपिटल Q चार्ज है और सेंटर पर एक चार्ज रखा है स्मॉल q, एकदम टाइनी सा कोई चार्ज रखा हुआ। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसको हम लोग कहते हैं इनर आंतरिक और इसको हम लोग कहते हैं आउटर, ठीक है, बाह्य। ये बाह्य हो गया बच्चों, ठीक है, और ये हो गया अंतर, ये अंदर वाले, ये तो अंतर हो गया। तो आपको बताना क्या है कि आपको बताना है कि भीतरी और बाह्य पृष्ठों पर आवेश घनत्व क्या है। तो भीतरी का जो रेडियस दिया हुआ है बच्चों, वो मान लीजिए R1 दिया हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं R1 दिया होगा, ठीक है,
हाँ आंतरिक है R1 और बाह्य बच्चों क्या है R2, तो बाह्य जो है वो R2। ठीक है, अब आपको इसका पहला क्वेश्चन है निकालना है आवेश घनत्व। एक बात मुझे बताइएगा कि अगर कोई चार्ज यहाँ रखा है तो इंडक्शन शुरू होता है और इंडक्शन के थ्रू अगर यहाँ क्यों है तो इसके इधर इधर बाहर वाले पे तो इधर जो है माइनस क्यों आ जाएगा, ये इसके आउटर रीजन पे ये वाला। ठीक है, तो इधर इसका आउटर मतलब इस पूरे स्फीयर का इधर होगा तो यहाँ पर पूरा माइनस क्यों फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस क्यों आया है तो यहाँ पर अलग से प्लस क्यों आ जाएगा, ऊपर पहले से क्यों था एक और क्यों आ जाएगा। एक बात याद है ना, एक तरफ अगर नेगेटिव आता है दूसरी तरफ पॉजिटिव आता है, तो एक तरफ नेगेटिव उसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया। तो टोटल बच्चों अंदर की पृष्ठ की बात मैं करूं तो अंदर के पृष्ठ पर कितना आवेश है, अतः प्रेरण के कारण अंत पृष्ठ पर -q तथा बाह्य पृष्ठ पर +q उत्पन्न होंगे। ठीक है, अर्थात बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q होगा। ठीक है, अब अंदर वाले पृष्ठ की मैं बात करूं तो अंदर पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व कैसे निकालोगे, सिग्मा इन कैसे निकालेंगे, अंदर का चार्ज और अंदर का सरफेस एरिया, तो अंदर का चार्ज कितना है सिर्फ -q ये पृष्ठ पर, और इसका सरफेस एरिया गोला है तो गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr, अंदर का रेडियस क्या है स्मॉल r1 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया बच्चों आपका अंदर का। अब मैं बाहर की बात करूं, ठीक है, तो बाह्य पृष्ठ पर तो ये हो जाएगा Q आउटर, तो बाहर Q और Q दो हो गए तो Q प्लस Q, और बच्चों टोटल हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों बाहर पर, क्लियर हो गया, अंदर भी हो गया और बाहर भी हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, क्या किसी कोटर में वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे पोल गोलीय न होकर के किसी अनियमित आकार का हो। तो यही ना पूछा गया है कि गोली न होकर किसी अन्य आकार का हो, तो मैं बता दूं कि गोली न होकर किसी भी अन्य आकार का हो, अगर बंद लूप बनेगा किसी भी गोली कोश के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर अगर बंद लूप बनेगा तो बंद लूप में कार्य हमेशा शून्य होता है। बंद लूप में एक पूछा गया है कि अनियमित आकार का हो तो क्या वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। हाँ, किसी भी आकार का हो अगर कोश बंद लूप बनाता है तो हमेशा वहां पर कृत कार्य शून्य होगा, वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। याद रखिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर मैं बात करूं इसी के बी पार्ट की, तो इसमें यदि निकाय बंद लूप बनाता है तब कृत कार्य शून्य होगा, ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होगा। याद रखिएगा इस बात, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 14 और 15, ठीक है।